हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो फिश फार्मिंग में नहीं करना चाहिए। वो गलती आपके लिए आगे मतलब ख़तरनाक हो सकता है, मछली के ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव डाल सकता है। उसके लिए आपका आगे शायद बहुत ज़्यादा वो खर्च में तब्दीली हो सकती हो आप द्वारा वो लिया गया एक्शन। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, बैड प्रैक्टिस है, उसको आप बैड प्रैक्टिस मानिए। वो चीज़ आपको कल्चर में नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। वो चीज़ लोग नहीं जानते हैं और उसको कर ही डालते हैं, क्योंकि सुन सुन के इधर से उधर थोड़ा बहुत गलत जानकारी लेने की वजह से वो ऐसा करते हैं। और ऐसा करने के पीछे वो उसका जो है बहुत बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। वो कौन कौन सी बैड प्रैक्टिस है जो आपको फिश फार्मिंग में नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चूना और टॉक्सीमार, जो सिलिका ऑक्साइड के साथ में एक्टिवेटेड चारकोल का एक कॉम्बिनेशन आता है जो कि हार्मफुल गैसेस को शक करता है, उसके लिए वो डाला जाता है। अमोनिया बढ़ा हो, H2S बढ़ा हो, उसके लिए हम लोग मछली में प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं ऐसा जो टॉक्सीमार और चूना एक साथ प्रयोग कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो एक केमिकल रिएक्शन है वो बहुत अलग है। तो एक साथ इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करिए। एक ही चीज़ करिए, पहले टॉक्सीमार करिए, बाद में आप चूने का प्रयोग करिए। पहले चूने का प्रयोग मत करिए, पहले आपको टॉक्सीमार का प्रयोग करना चाहिए। जब वो चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाएं, गैसेस वगैरह सब कुछ, तब आपको फिर चूने का प्रयोग करना चाहिए। तो उसका एक फ़ायदा मिलेगा, जो जो आपका उसका पीएच वगैरह गड़बड़ होगा वो मेंटेन हो जाएगा, बफर हो जाएगा, और जो टॉक्सिटी वगैरह थोड़ी बहुत कम होगी उसको भी ये रिमूव कर देगा। तो चूने के साथ जो है टॉक्सीमार का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए, ये आप ध्यान में रख लीजिए अपने। गोबर के साथ रासायनिक खाद, यानी कि गोबर के साथ बहुत से लोग DAP, यूरिया और अन्य जाने कौन कौन सा सुपर फास्फेट वगैरह ये सब का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक, जो कि गोबर के साथ इसको एक साथ नहीं करना चाहिए। गोबर डालने के 3 दिन बाद आप इसका प्रयोग करिए, क्योंकि जब गोबर आप डालेंगे तो उसके अंदर जो राइजोबियम जो जीवाणु होता है, जिसका काम है डिकम्पोजिंग और उर्वरक क्षमता को बढ़ाना, मिट्टी को फर्टाइल करना, वो जो है आपके यूरिया के प्रयोग से के साथ में वो किल हो जाता है। जब आप यूरिया उसमें डाल देंगे, उसके साथ में घोलन बना देंगे, तो उसकी जो बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया है, वो किल हो जाएंगे। तो आपके उसको डालने से बहुत फ़ायदा जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। सिर्फ हरेपन से आप उसका आकलन मत करिए कि नहीं वो तो हम घोल के डालते थे तो बहुत अच्छा काम करता था। नहीं, उसके अंदर जो राइजोबियम जीवाणु है, जो गुड बैक्टीरिया है, जो डिकम्पोजिंग में आपका हेल्प करता है, वो किल हो जाता है आपके रिप्रेजेंस ऑफ यूरिया, DAP एंड अन्य। तो आप उसके साथ प्रयोग मत करिए। 3 दिन पहले आप उसको डालिए, इसके बाद फिर यूरिया को घोल घाल के फिर आप 3 दिन बाद तब उसके साथ प्रयोग करिए। एक साथ गोबर के साथ यूरिया या DAP या कोई भी रासायनिक चीज़ें एक साथ ऐड मत कीजिए। एंटीबैक्टीरियल दवाओं का प्रयोग या सैनिटाइज़र या बैक्टीरियोसाइडल लिक्विड्स कंपोजिशंस जो हैं, उसको एक साथ आप दोनों मिक्स करके एक्सेस प्रयोग मत करिए। जो उसका डोज है उसी डोज में प्लस माइनस बस थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर वो बहुत कम हो गया तो आगे से वो दवा काम नहीं करेगी, वो रेजिस्टेंस कर जाएगा। यदि ज़्यादा हो गया तो मछली को स्ट्रेस पैदा करेगी और नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सुन के कोई भी इलाज मत करिए, उसके साथ में प्रॉपर मात्रा में आप उसका डोज ही अप्लाई करिए। डोज अगर आप सही से अप्लाई करेंगे तो वो काम करेगा, वरना डोज कम होगा तो रेजिस्टेंस पैदा करेगा, ज़्यादा होगा तो वो नुकसानदायक है, पैसे के लिए भी और मछली के हेल्थ के लिए भी। तो ये चीज़ सुन सुना के इधर उधर कहानी लोगों से जान के मत करिए। आप दवाओं के बारे में सटीक जानकारी कीजिए और पूरा एकदम एक्यूरेट उसका जो डोज है उसके साथ ही आप आगे बढ़िए। जब एल्गल ब्लूम हो, एल्गल ब्लूम मतलब बहुत ज़्यादा तालाब में काई बन गई हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस हरापन हो, ऐसे में आप चूने का प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत से लोग आपको तुरंत बता देंगे चूना डालिए। दोस्तों, चूना डालेंगे पीएच बफर होगा और उसकी फर्टिलिटी 2 गुनी बढ़ जाएगी, यानी कि जो हरापन आप देख रहे हैं वो 2 गुना बढ़ जाएगा। आप पागल हो जाएंगे दूसरे दिन। तो ये गलती मत करिए, उसमें चूना का प्रयोग बिल्कुल मत करिए जब एल्गल ब्लूम हो। तो आप सोचेंगे कि वो पानी साफ कर देगा, वो हट जाएगा, नहीं।
वो जैसे ही चूना डालेंगे तो पीएच बैलेंस होगा और उसके लिए एक माहौल जो क्रिएट होगा, पॉजिटिव अनुकूल वातावरण, उसमें वो दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा और जो चीज़ आप घटने के लिए डाल रहे हैं वो दोगुनी तिगुनी रफ्तार से वो बढ़ जाएगा। तो नतीजा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इसलिए गलती से एल्गल ब्लूम में चूने का प्रयोग मत कीजिए। कोई भी अगर आपका पॉन्ड है उसके अंदर आप बांस या कोई भी लकड़ी का आइटम जो भी हो, बांस बल्ली या कुछ भी, बहुत ज़्यादा तालाब में नहीं होना चाहिए। यदि कार्प मछली का कल्चर कर रहे हैं तो बांस बल्ली का कोई भी आइटम तालाब में बिल्कुल मत डालिए। अगर बांस बल्ली का प्रेजेंस है आपके पॉन्ड में तो निश्चित रूप से उसमें आर्गुलस इतना ज़्यादा हो जाएगा, लाइस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जब हो जाएगा तो आप उसका कंट्रोल नहीं कर पाइएगा और वो ख़त्म भी नहीं हो सकता बिना उसको हटाए, क्योंकि इसके जो अंडे होते हैं उनका जो चिपकते हैं, जो आगे उनका ग्रोथ होता है वो उसी में अपने को सिस्ट बना के चिपक जाते हैं। इसलिए गलती से भी अगर आप कार्प का कल्चर कर रहे हैं, सेहरे वाली मछली का कल्चर कर रहे हैं, तो आपके तालाब में बांस बल्ली लकड़ी का कोई भी आइटम नहीं होना चाहिए। यदि है उसको फ़ौरन आप रिमूव करिए, वरना आप लीस और ये आपका आर्गुलस ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो किसान भाई कल्चर कर रहे हैं रोहू कतला का, जिनको आर्गुलस का दिक्कत है, वो निश्चित रूप से इस चीज़ को जानते हैं। लाख दवा आपका डालिए, बहुत परेशान होना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं होता। और जो दवाएं रिकमेंडेशन है ही नहीं, चाहे वो साइपरमेथ्रिन हो, चाहे वो विट्राज हो या अदरवाइज जो भी केमिकल है, वो उनके ऊपर बहुत हार्मफुल रिएक्शन करता है। मैं आर्गुलस का पक्का ट्रीटमेंट अगले वीडियो में बताऊंगा और 100% क्योर का है और विदाउट साइड इफ़ेक्ट। तो एक चीज़ इसमें जान लीजिए कि आपके तालाब में कोई वुडन चीज़ें हैं, लकड़ी की चीज़ें हैं, उसको फ़ौरन हटा दीजिए। अगर लीस और आर्गुलस का स्थिति है आपके तालाब में तो फ़ौरन हटाइए। बनाए हुए तालाब अगर आपके पास है, मैनमेड तालाब है, आपने उसका निर्माण कराया है और आप मछली पालन करते हैं, तो भूल से भी अगर आपका तालाब निर्माण बनाया हुआ है, बंधा ऊपर है और 4-5 तालाब आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसमें कॉमन कार्प या आमुर कार्प का कल्चर मत कीजिएगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अगर आप आमुर कार्प, कॉमन कार्प का कल्चर करेंगे तो जो बंधा बीच के तालाब का आपका होगा, पानी के बीच वाला, वो आपका 1 साल के अंदर में वो सब गिरा देंगे। वो लोग पूरा पोल कर देंगे, पूरे बड़े बड़े होल हो जाएंगे अंदर अंदर, बाद में वो ढह जाएगा, पूरा बैठ जाएगा। जेसीबी से बना हुआ अगर वो बीच का बंधा है तो पक्का वो बरसात नहीं झेल पाएगा, क्योंकि कॉमन कार्प और ये जो मछली होती है आपकी आमुर कार्प, ये इनका नेचर होता है ये घुसने का, मिट्टी खाने का, तो ये चोट करती हैं, ये कीड़े मकोड़े खाने के लिए ये चोट करती हैं आउटर वाल पे। तो अब नेचुरल वाल्व है, नेचुरल वाल है, तालाब का बना हुआ पुराना तालाब है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। मगर अगर तालाब बनाया हुआ है, बीच का बंधा है, तो ये पक्का उसको खोद के आपका वो डाई गिरा देंगी, जिससे आपको फिर से बनाना पड़ेगा और शायद अलग अलग मछली अगर दोनों हो सब मिक्स हो जाएगा। तो ये गलती मत करिएगा, ज़्यादा बढ़वार लेने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आमुर कार्प और कॉमन कार्प का कल्चर मैनमेड तालाब में, बनाए हुए तालाब में 2-4 तालाब एक साथ हों तो मत करिएगा। इसको एक सलाह है हमारी ये। आगे फिर कुछ अगर इम्पोर्टेंट टिप्स आपके लिए मिलेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए आपको फिश कल्चर में, तो मैं एक एपिसोड आपके लिए और ले आऊँगा। जो इसका बचा हुआ कुछ शेष पार्ट होगा वो मैं आपको ज़रूर प्रेजेंट करूँगा। ये चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए। अगर आप गुड प्रैक्टिस करते हैं फिशरीज़ में तो आपको ये काम नहीं करना है जो हमने आपको पूर्वत में अभी बताया है, वरना वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपके चीज़ों को नुकसान या ख़तरनाक बना सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगर कुछ इससे रिलेटेड और पॉइंट्स मुझे याद आते हैं तो मैं ज़रूर उसको आपको बताऊंगा और आर्गुलस का ट्रीटमेंट आपको आगे ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।